Students, coming on to chapter 33 of CRPC, which talks about provisions as to bail and bonds. ओके आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 33 जो कि बेल एंड बॉन्ड्स के रिगार्डिंग बात करता है. नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 436 टॉक्स अबाउट दिस प्रोविजन टॉक्स अबाउट बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं. तो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ऑफेंसेस विद सेंटेंस मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स. मतलब वो ऑफेंसेस, वो अपराध जिसमें की प्रिस्क्राइब्ड जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल तक की होती है मैक्सिमम. वो बेलेबल ऑफेंसेस के कैटेगरी में आते हैं जहां पे एक्यूज के पास राइट टू बेल होता है. ओके, कौन कौन से मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं 436 का केस? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. ये वो कोर्ट ऑफ लॉ है जो कि आपका बेल दे सकते हैं. जो भी सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं वो हमेशा लोअर कोर्ट्स का जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट लोअर कोर्ट कभी भी अपने सुपीरियर कोर्ट का जुरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है. ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ बेल कंडीशंस. अगर बेल कंडीशंस दी गई हैं, उस कंडीशंस पे बेल मिली है एक्यूज को, और अगर उस कंडीशंस का आप कंप्लायंस नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? When a person about to released on bail under this section fails to comply with the conditions of the bail bond, the competent court may refuse him on bail. कंपीटेंट कोर्ट जो है वो बेल कंडीशंस को फुलफिल ना करने पे उसको बेल रिफ्यूज भी कर सकती है, और आगे आने वाले प्रोविजंस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसकी बेल कैंसिल करके उसको डायरेक्ट कर सकती है पुलिस ऑफिशियल्स को कि उसको अरेस्ट करके कस्टडी में कमिट कर दिया जाए. ओके, बिकॉज ही हैज विलिंगली disobeyed, non-complied with the conditions imposed on bail. Okay. Coming on to section 436A. 436 clause A आपका बात करता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड. मतलब मैक्सिमम पीरियड जब तक एक अंडर ट्रायल प्रिजनर डिटेन किया जा सकता है. ये एप्लीकेबल किन पे होते हैं? एप्लीकेबल टू पर्सन्स वाइल अंडरगोइंग ट्रायल, investigation, inquiry for the offense committed. ठीक है, undergone detention for a period exceeding up to 1/2 of maximum period of imprisonment specified. The accused shall be released on personal bond with or without sureties if court thinks fit, and after hearing public prosecutor may continue the detention of accused quoting reasonable reasons, and no person shall be detained during period of investigation, inquiry or trial for more than maximum period of imprisonment provided in law. तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स हैं. इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं कि सेक्शन 436 ए कहता क्या है. 436 ए ये कहता है कि जो पर्सन्स जो कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल में अभी इंगेज्ड हैं और उनका जो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है जिस ऑफेंस के लिए वो ट्राई किए जा रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो ऑफेंस उन्होंने कोई कमिट किया और जिसकी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट 10 साल तक है आईपीसी में, ठीक है, और उनका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है और वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है ट्रायल या कुछ भी, और उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट का जो टेन्यूर है 10 साल उसका आधे से ज्यादा पार कर लिया है अपने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल ही ड्यूरेशन में कर लिया है, तो ऐसे केस में कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट जो है वो उन्हें बेल पे रिलीज कर देगी, बेल बॉन्ड भरवा के विद और विदाउट द श्योरिटीज. ठीक है, और ऐसे केसेस में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जब सलाह ली जाती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर सलाह देता है एंड इफ इट थिंक्स फिट इन द ओपिनियन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, तो वो डिटेंशन कैरीड आउट किया जा सकता है आगे भी. ओके, किसी भी पर्सन को प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट जो आईपीसी में है उससे ज्यादा आप पनिश नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट विल बी इलीगल, अनलॉफुल एंड एब्यूज ऑफ लॉ. ओके, तो ये सेक्शन 436 ए आपका कहता है. ठीक है, सेक्शन 437 सीआरपीसी का बात करता है बेल इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस स्टूडेंट हम लोगों ने पहले पीछे पढ़ा था कि वो ऑफेंसेस जिसमें की प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट आपका अबव 3 इयर्स एंड बियॉन्ड होती है, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट, वो आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में
आ जाते हैं, जहां पे एक्यूज्ड का बेल एज ए राइट नहीं होता है, बेल एज ए डिस्क्रिशन होता है ऑन द पार्ट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट एक्सरसाइजिंग द जुरिसडिक्शन। ओके, इसका जुरिसडिक्शन कोर्ट होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके जुरिसडिक्शनल कोर्ट होंगे। ओके, ये बेसिकली 437 बेल प्रोविजंस जो है वो आपका जो वो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट आपका 3 साल से ऊपर और एक्सटेंडेबल अप टू 10 ईयर्स तक होता है, वहां आप बेल लेते हो 437 सीआरपीसी में। 10 से ऊपर अगर जाता है पनिशमेंट तो आप सीधा जाते हो सेशंस कोर्ट में, जो कि फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 439 में वहां बेल एग्जीक्यूट की जाती है। ओके, प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंसेस पनिशमेंट्स, सेक्शन 437 bail provision is applicable for non-bailable offences to which prescribed punishment under law is till 7 years of imprisonment or till 10 years। वो ऑफेंसेस जिनकी 7 साल तक या 10 साल तक की सजा है, वो ऑफेंसेस 437 में बेल के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, टू नोट, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन विल नॉट एंटरटेन बेल अंडर सेक्शन 437। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया उसके प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस हैं सेक्शन 439 में, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर्सन्स अक्यूज्ड फॉर ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ एंड डेथ पेनल्टी शेल नॉट बी रिलीज्ड अंडर सेक्शन 437। वो इसलिए क्योंकि इसका पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जो पड़ता है इन ऑफेंसेस का, जिसमें पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है, वो पड़ता है आपका सेशंस कोर्ट का, और वो सेक्शन 439 में ही बेल देने के लिए एलिजिबल है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का वही है। ओके, एनी पर्सन जो कि accused है for offense whose punishment is either death penalty or life imprisonment and person is under age of 16 years, या फिर वो woman है, या फिर वो sick है या infirm है, shall be released on bail under this section 437। ओके, जबकि 437 जो है सेक्शन 437 में आप उन ऑफेंसेस पे बेल नहीं ले सकते हो जिनकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है, नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड 439 में प्रोविजन दिया हुआ है विद इन द सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट। इसलिए यहाँ पे 437 में ऐसे ऑफेंसेस को बार किया गया है। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन अगर वुमेन है या अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज है, सिक है या इन्फर्म है, तो वो भले 437 में आपका बेल सीक कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस व्हाइल ग्रांटिंग बेल, कोई भी ऑनरेबल कोर्ट जब बेल ग्रांट करता है, चाहे वो कितना भी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन होल्ड करता हो, बिल ग्रांट करता है, तो कंडीशंस जो इम्पोज वो करता है, जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं, आइए जान लेते हैं नीचे। दैट द एप्लीकेंट विल अटेंड द प्लेस एज मेंशन्ड इन बॉन्ड, जब बेल ग्रांट हो जाती है तो बेल बॉन्ड भरवाया जाता है, तो उसमें बेल बॉन्ड में सारी कंडीशंस, सब कुछ चीज़ें, टाइम एंड प्लेस ऑफ विजिट, सब कुछ मेंशन्ड रहता है, और जो भी नेसेसरी डिटेल्स होती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, सब बेल बॉन्ड में मेंशन होती है, उसी को एक्यूज्ड फर्निश करता है। ओके, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं कि एप्लीकेंट विल अटेंड द प्लेस एज मेंशन्ड इन बॉन्ड, एप्लीकेंट विल नॉट कमिट सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंसेस, जिसका उसका ऊपर अभी केस चल रहा है, shall not tamper evidences, shall not threaten the witnesses, shall not abscond, and any other conditions in the interest of justice, ये इम्पोज की जाती है वाइल ग्रांटिंग बेल, और ये बहुत ही जनरल कंडीशंस हैं। ओके, एनी ऑफिसर और कोर्ट रिलीजिंग पर्सन ऑन बेल शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन ऑफ डूइंग सो इन राइटिंग, कोई भी ऑफिसर या कोई भी कोर्ट जब बेल ग्रांट करता है और पर्सन को रिलीज करता है बेल पे, तो उसे रीजनेबल रीजंस कोट करने पड़ते हैं इन राइटिंग, दैट व्हाई ही इज ग्रांटिंग बेल, व्हाई ही इज नॉट ग्रांटिंग बेल। ओके, it is important to note that the court which are granting bail, irrespective of what court it is, lower courts or the high court, and the any person that has been released on bail may direct any time for his arrest and committed him to custody। कोई भी कोर्ट हो, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट्स, ऑल्सो द लोअर कोर्ट्स, एनी ऑफ द कोर्ट जो कि बेल ग्रांट कर रहा है कि एक्यूज पर्सन को रिलीज कर रहा है बेल पे, वो जब चाहे उसकी बेल कैंसिल करके अरेस्ट इशू कर सकता है और उसको कस्टडी में भिजवा सकता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 438 सेक्शन स्टूडेंट्स बात करता है एंटिसिपेटरी बेल की। एंटिसिपेटरी बिल की बात करता है। एंटिसिपेटरी बिल क्या होती है? एंटिसिपेटरी बिल मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जब कोई एफआईआर लॉन्च होती है
कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एफआईआर लॉज होती है। तो एफआईआर लॉज होती है उस बेसिस पे अगर जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है, जो एक्यूज्ड उस समय हो जाता है, उसको अगर ये लग रहा है कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, उसे एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट है, यानी कि उसे आशंका है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो वो आपकी एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव कर सकता है। उसके पास एक लीगल राइट है, उसके पास अपनी एक लीगल रेमेडी है कि वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव कर सकता है अरेस्ट से बचने के लिए, जिसको हम लोग प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं, यानी अरेस्ट से पहले ही बेल ले लेना, उसे एंटिसिपेटरी बेल कहा जाता है। ओके, और ये आपका जो जुरिसडिक्शनल कोर्ट्स हैं इसके, वो हैं सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो एंटिसिपेटरी बेल आपका एंटरटेन करते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन टू बी टेकन आफ्टर लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर, if the person against whom FIR has been lodged has reasonable apprehension of arrest and anticipation of arrest. In such cases, he has a legal right and remedy to seek anticipatory bail from honorable court while filing an anticipatory bail application, appropriate application. Purpose to safeguard from arrest, also termed as pre-arrest bail, अपने आप को अरेस्ट से बचाना, और इसको प्री अरेस्ट बेल भी कहा जाता है, अरेस्ट से पहले की बेल। जुरिसडिक्शनल कोर्ट्स हैं इसके सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जहां पे ये एंटरटेन की जाती है। ओके।